ओवैसी आजकल 10 मिनट का पॉलिटिकल शो हर रोज रिलीज करते हैं। वो हैदराबाद में बैठकर मुगलों पर ज्ञान देते हैं। इसी कड़ी में ओवैसी ने मुगल रानी का लेटेस्ट एपिसोड जारी किया है। इस कड़ी में क्या है ओवैसी का मुगल ज्ञान और क्या है मुसलमानों को इसे सुनाने के पीछे की वजह, ये आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थीं? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। ये जहर बुझे बोल, ये खुले मन से महिलाओं का अपमान, ये तेवर, हैदराबाद के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हैं, जिसके बारे में अभी तक यह धारणा थी कि कम से कम मुस्लिम बिरादरी में एक ऐसा नेता है जो जुबान खोलने से पहले सोचता है, शब्दों को तोलता है, फिर बोलता है। लेकिन गुजरात में मुस्लिमों की एक रैली को संबोधित करते हुए बड़े ओवैसी भाईजान ने जब अपनी जुबान खोली तो बोलते बोलते वो ये भूल गए कि कब उनकी जुबान जहर उगलने लगी और कब उनकी जुबान महिलाओं पर छीटाकशी करने लगी। आप ले जाकर मुगलों से मिलाते हैं। अरे मुगलों से हमारा रिश्ता नहीं था। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थीं? किससे शादी की थी उन्होंने? क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। अब जाके पूछो अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से। मगर सवाल है कि आखिर सोच समझकर एक एक शब्द बोलने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कहा ही क्यों? आखिर क्यों एक पढ़े लिखे मुसलमान की भाषा सड़क छाप हो गई? वो भी तब जबकि बड़े ओवैसी को यह अच्छे से मालूम है कि मुस्लिम समुदाय में महिलाओं की स्थिति कितनी बदतर है। हैरानी इसलिए भी हो रही है कि ओवैसी ने अपने भाषण में जिन मुगल बादशाहों और उनकी बीवियों का जिक्र किया है, उन मुगल बादशाहों के साथ ओवैसी साहब को मुसलमानों का नाम तक जोड़ना पसंद नहीं आ रहा। आपको खुलकर कहना है कि हमारा ताल्लुक मुगलों से नहीं है। हाँ, वो बादशाह थे जो मुल्क पर हुकूमत किए, जिस तरह अशोका ने किया, जिस तरह कृष्णदेवराया ने किया, जिस तरह पुष्यमित्रा ने किया, उन सब ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। मगर आप ये मुगलों के पीछे पड़ गए और मुगलों को हमसे जोड़ते हैं। सुनो, अगर भारत का मुसलमान का किसी से ताल्लुक है, उसका ताल्लुक है अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह से। वो अल्लामा फजल खैराबादी जो काले पानी की सजा काटी और अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी। सुनो संगियो, अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों से माफी की भीख नहीं मांगी। हमारा ताल्लुक है तो जौहर बरादरान से है, हमारा ताल्लुक है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद से है, हमारा ताल्लुक है तो उन रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वाले महमूद अल हसन साहब से है, हुसैन अहमद मदनी से है, हमारा ताल्लुक किसी से है तो माल्टा की जेल में मुसीबत और मसाइब के मुश्किलात को सामना करने वालों से। अरे मुगलों को लाकर हमारे गले में क्यों बांध रहे हो? अब सवाल है कि जब बड़े ओवैसी भाईजान को मुगलों का नाम पसंद ही नहीं तो उन्हें आखिर बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब की याद आई ही क्यों? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? वहीं जिन मुगल बादशाह की बीवियों की बात वो कर रहे हैं, उसका इतिहास खंगाला जाए तो वो कुछ और ही कहानी कहता नजर आता है। बाबर कौन था और उसकी बीवियां कौन कौन थी? उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी से हिंदुस्तान पर हमला करने वाले इस विदेशी आक्रांता ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इतिहास गवाह है पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद कैसे बाबर और उसकी सेना ने हिंदुस्तान में लूटपाट मचाया।
अय्याश मिजाज का बाबर साम्राज्य विस्तार में इतना अंधा था कि उसने हिंदुस्तान में जिस राज्य का रुख किया वहां जमकर नरसंहार किया। अय्याशी में मशगूल रहने वाले मुगल बादशाह बाबर ने कुल 11 शादियां की और उसके कुल 20 बच्चे थे। उसकी बीवियों के नाम थे आयशा सुल्तान बेगम, जैनाब सुल्तान बेगम, मौसम सुल्तान बेगम, माहिम बेगम, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम, मुबाकरा यूरुपजई और गुलनार अघाचा। और बाबर की बेगम माहम बेगम के बेटे का नाम था हुमायूं, जो आगे चलकर मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। अब आते हैं हुमायूं पर। हुमायूं कौन था, उसकी कितनी बीवियां थी? मुगल बादशाह बाबर के सबसे बड़े और लाडले बेटे हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। अपने पिता की तरह मुगल बादशाह हुमायूं भी आशिक मिजाज थे और उन्होंने भी कई शादियां रचाई, जिनमें चांद बीबी, हमीदा बानो बेगम, बिगे बेगम, हाजी बेगम, शहजादी खानम, बेगा बेगम, मिवे जान का नाम प्रमुख है। हालांकि हुमायूं के बारे में कहा तो यह भी जाता है कि वो सबसे ज्यादा हमीदा बानो बेगम से प्यार करते थे, लेकिन हमीदा बानो बेगम हुमायूं की कौन से नंबर की बेगम थी यह स्पष्ट नहीं है। अब आइए हुमायूं के बेटे अकबर पर। अकबर कौन था, उसकी कितनी बीवियां थी? इतिहासकारों ने अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह बताया, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि महिलाओं के मामले में अकबर भी अपने पुरखों की राह पर ही चला और उसने भी अपने पिता और दादा की तरह कई शादियां की, जिनका नाम रुकैया सुल्तान, सलीमा सुल्तान, बीवी दौलत शाह, कसीमा बानो, भक्करी बेगम और गौहर उन निस्सा है। अब आते हैं अकबर के बेटे जहांगीर पर। जहांगीर कौन था, उसने कितनी शादियां की थी? अकबर के बेटे जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। सलीम की पहली शादी कछवाहा की राजकुमारी मानबाई से हुई थी, लेकिन बाद में उसी पत्नी ने आगरा के किले से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। फिर जहांगीर ने एक और शादी की, लेकिन इस बीच जहांगीर का अपनी नौकरानी से भी संबंध रहा, जिससे उसे संतान भी हुआ, जिसके बाद भी जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की। फिर आए शाहजहां। कौन थे शाहजहां? शाहजहां ने कितनी शादियां की थी? दुनिया में आशिक के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मुगल बादशाह शाहजहां को कौन नहीं जानता। शाहजहां मुगल बादशाह अकबर के पोते थे और उन्होंने भी कई शादियां की थी, जिनमें अर्जमंद बानो बेगम और मुमताज महल, कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, हसीना बेगम, मुक्ति बेगम, कुदसिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंदी बेगम का नाम मुख्य तौर पर दर्ज है। लेकिन इसके अलावा शाहजहां पर कई महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध रखने का आरोप भी कई इतिहासकार लगाते रहे हैं। आखिर में मुगल साम्राज्य का वो बादशाह जिसके बाद मुगल साम्राज्य का अंत ही हो गया, और उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? औरंगजेब ने कितनी शादियां की? मुगलों में सबसे खूंखार हत्यारे बादशाह के तौर पर बदनाम और मुगल साम्राज्य के खात्मे के लिए जिम्मेदार औरंगजेब ने भी कई शादियां की, जिनमें औरंगाबादी महल, झैनाबादी महल, बेगम नवाब बाई और उदयपुरी महल खास थी। ओवैसी एक तरफ मुगलों का नाम लेते हैं तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं होने की बात करते हैं। लेकिन जब इनके छोटे भाई औरंगजेब की मजार पर फातिहा पढ़ने जाते हैं तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। दरअसल ये सारा खेल अगले 18 महीनों में 12 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर है। ओवैसी को पता है कि इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, जबकि साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भी इस साल चुनाव होने की उम्मीद है। ऐसे में ओवैसी मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं और वोट बैंक की उसी राजनीति के चलते वो गुजरात में खड़े होकर मुसलमानों से पूछते नजर आते हैं कि मस्जिद की आवाज हिंदुस्तान में उनके सिवा कौन उठाता है। हम तारीख में नहीं जाएंगे, हम तारीख बनाएंगे भारत के लिए। मगर आज क्या हो रहा है कि नहीं, वो ज्ञानवापी की मस्जिद आपकी नहीं है। अरे बाबरी मस्जिद चले गई तो क्या आप ज्ञानवापी भी जाने देंगे आप? अगर हम मस्जिद की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जब ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा तो क्या कांग्रेस ने बोला? क्या बोला कांग्रेस ने? क्या राहुल गांधी ने बोला?
क्या आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने बोला? किसने बोला फिर? क्या नाम था बोलने वाले का? क्या नाम था बोलने वाले का? क्यों बोला वो? इसलिए कि भारत का ये हिस्सा है, संविधान का हिस्सा है, 91 का कानून है और कोई मस्जिद को, मंदिर को हाथ नहीं लगा सकता। मंदिर, मस्जिद और मुगलों के मुद्दे पर पूरा माहौल सियासी रंग में रंग चुका है। ज्ञानवापी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद तक हर मामला कोर्ट में है। इसलिए ओवैसी भी समझ रहे हैं कि फिलहाल मुगलों से ज्यादा मस्जिद का मुद्दा गर्म है। इसलिए अब ओवैसी को मुगल और औरंगजेब दोनों के नाम पर ऐतराज है, लेकिन उन्हें अभी हर उस चीज से बेहद प्यार है जो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर हासिल किया जा सकता है, और ये उन्होंने गुजरात की रैली में जाहिर कर भी दिया है। कहा जाता है कि मुगलों की बात करते हैं। अरे भारत का मुसलमानों का मुगलों से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखो। हमारा ताल्लुक उन लोगों से है जो अहले दिल थे, सूफी थे, जिन्होंने इस्लाम को भारत को लाया। अगर भारत में पहली मस्जिद मुगलों ने नहीं बनाई थी, भारत में पहली मस्जिद अगर बनाई गई तो केरला में बनाई गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।